नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम भारत में बेरोजगारी के मुद्दे को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि सरकार इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो चलिए जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर इसे परत दर परत समझते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम बेरोजगारी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि किसी के पास जॉब नहीं है। सिंपल। पर क्या ये वाकई इतना ही सिंपल है? असल में ये कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं पेचीदा है। तो इस चुनौती को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले बेरोजगारी के कुछ ऐसे टाइप्स को जानना होगा जिनकी बात अक्सर होती नहीं है। इसमें सबसे पहले आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। ये तब होती है जब बाजार में जिन स्किल्स की डिमांड है वो काम करने वालों के पास होती नहीं है। सोचिए, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, इंडस्ट्रीज बदल रही हैं, और अगर लोगों की स्किल्स उसके साथ साथ अपडेट ना हो तो ये एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खाली बैठे हैं। नहीं, लोग काम तो कर रहे हैं, पर किसी एक काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक खेत है जहां 3 लोगों का काम है, पर वहां 5 लोग लगे हैं। तो जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं उनके होने या ना होने से प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज हमें खास तौर पर खेती बाड़ी जैसे सेक्टर्स में देखने को मिलती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि बेरोजगारी कितने तरह की हो सकती है, पर अब सवाल ये है कि भारत में इस चुनौती को नापा कैसे जाता है, इसके आंकड़े कहाँ से आते हैं? देखिए, भारत में बेरोजगारी का जो ऑफिशियल डेटा है वो मुख्य रूप से 2 संगठन इकट्ठा करते हैं। एक है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO, और दूसरा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS। इन्हीं के सर्वे से हमें पता चलता है कि जमीनी हकीकत क्या है। और इन्हीं सर्वे से निकलकर आता है ये जरूरी आंकड़ा। PLFS बुलेटिन के मुताबिक साल 2022-23 के लिए भारत में बेरोजगारी की दर 5.6% थी। अब ये 5.6% का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो लोग जो साल के ज्यादातर वक्त काम तो ढूंढ रहे थे पर उन्हें काम मिला नहीं। तो ये जो नंबर है ना, ये हमें बताता है कि प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, आंकड़ों पर भी नजर डाल ली। अब चलते हैं इसके समाधान की तरफ। देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा है। सरकार ने इससे निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया है, मतलब कई तरफ से एक साथ काम किया है। इसमें मनरेगा जैसी रोजगार की गारंटी देने वाली स्कीम भी है, PM किसान जैसी सीधी आर्थिक मदद भी है, और जल जीवन मिशन जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सारी स्कीम्स मिलकर काम करती हैं। कुछ स्कीम्स एक तरह का सेफ्टी नेट देती हैं, कुछ किसानों की आमदनी को सपोर्ट करती हैं, और कुछ देश में ऐसे एसेट्स बना रही हैं जिनसे लॉन्ग टर्म में रोजगार के मौके पैदा हों। चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनमें से कुछ जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो असल में जमीन पर काम कैसे करती हैं। सबसे पहले उन योजनाओं की बात करते हैं जो भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र पर फोकस करती हैं, क्योंकि आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी इसी पर निर्भर है। इनमें जो सबसे चर्चित स्कीम है वो है PM किसान योजना। इसका सीधा सा मकसद है देश के जो एलिजिबल किसान परिवार हैं उन्हें सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजना, ताकि वो अपनी खेती से जुड़ी जरूरतें पूरी कर सकें। तो होता यह है कि इस स्कीम के तहत हर एलिजिबल परिवार को साल के 6,000 रुपए की मदद मिलती है, और ये पैसा एक साथ नहीं आता बल्कि 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में सीधे उनके खाते में पहुंच जाता है। मतलब एकदम डायरेक्ट और फौरन मदद। देखिए, किसानों को सीधे पैसे देना एक बात है, पर दूसरी जरूरी चीज है बुनियादी ढांचा तैयार करना, जिससे लंबे समय तक रोजगार पैदा हो। और यहीं पर जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं आती हैं। इनका लक्ष्य बहुत बड़ा और साफ है, भारत के हर गांव के हर घर तक नल से पानी पहुंचाना।
इस मिशन का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा गया था कि साल 2024 तक भारत के हर गांव के हर घर में पाइप के जरिए पीने का साफ पानी पहुंचे। ये सिर्फ जिंदगी को आसान नहीं बनाता, बल्कि जब ये सब काम होता है, पाइपलाइन बिछती है, टंकी बनती है, तो उससे रोजगार भी तो पैदा होता है। और इस मिशन में काफी तरक्की भी हुई है। ताज़ा आंकड़ों को देखें तो करीब 81% ग्रामीण घरों तक ये सुविधा पहुंच चुकी है। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है और दिखाता है कि ये प्रोग्राम जमीनी स्तर पर कितना असर डाल रहा है। अच्छा, अब एक ऐसी स्कीम को देखते हैं जो किसानों को भविष्य की सुरक्षा देती है। ये है पीएम किसान मानधन योजना। ये एक वॉलंटरी पेंशन स्कीम है जो छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद एक रेगुलर पेंशन देकर सोशल सिक्योरिटी देती है। ये स्कीम एक तरह की पार्टनरशिप पर काम करती है। इसमें किसान अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक छोटी सी रकम जमा करते हैं और उतनी ही रकम केंद्र सरकार भी उनके पेंशन खाते में डालती है। मतलब ये भविष्य के लिए एक तरह का जॉइंट इन्वेस्टमेंट है। और आखिर में बात करते हैं पीएम किसान संपदा योजना की। इस योजना का फोकस सीधे खेती पर नहीं, बल्कि खेती के बाद की जो प्रक्रिया होती है, यानी फूड प्रोसेसिंग, उस पर है। इसका मकसद है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, जिससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सके और गांव में सप्लाई चेन से जुड़े नए नए रोजगार पैदा हों। तो हमने बेरोजगारी के प्रकार देखे, उसके आंकड़े देखे और सरकार की तरफ से जो अलग अलग समाधान चलाए जा रहे हैं उन पर भी एक नज़र डाली। लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल तो रह ही जाता है कि भारत की जो वर्कफोर्स है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये जो वेलफेयर मॉडल्स हैं, ये देश के आर्थिक और सामाजिक भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है।